हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है CSIP मिथुन जायसवाल। बेटा जी, अगर आप चैनल पे नए हो तो मैं बता दूं, हमने गाला का पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 इसके ए से लेके ई तक सारे सेक्शन कर चुके हैं। इवन मैंने आपको आंसर भी प्रोवाइड किया है पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर। तो अगर आपने नहीं डाउनलोड किया तो जाके उसको पहले डाउनलोड करो। सर कहाँ है बताओ ना। तो बेटा जी, मेरे प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे डाउनलोड वाली थंबनेल है जिसमें लिखा हुआ डाउनलोड पीडीएफ आंसर। वहां पे आओ, उसको पीडीएफ को, उस वीडियो को ओपन करो। वहां पे मैं बताया हुआ है कि आप उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो जाके आज आज अभी के अभी उसको डाउनलोड कर लेना और उसको या तो अच्छे से सेव कर लेना या तो उसकी प्रिंट आउट निकालना। आई कैन गारंटी यू, बहुत मस्त तरीके से बताया, मैंने तैयार किया हुआ है। आपको कैसा लगा? अच्छा लग रहा हो तो कमेंट में जरूर से बताना आपको कैसा लग रहा है नोट्स को पढ़ के। फीलिंग रिलैक्स और नॉट? तो बेटा जी, आज हम क्या करने वाले? आज हम करने वाले सेक्शन नंबर ई, पेज पेपर नंबर 5 का। बहुत ही बढ़िया ढंग से करेंगे, बहुत ही मजेदार ढंग से करेंगे। विदाउट वेस्टिंग चलते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। टन 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 टन। ओके बेटा जी, तो आ गए हम हमारे पेपर नंबर 5 सेक्शन नंबर ई के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द इन्फ्लेशन अकॉर्डिंग टू द एपी लर्नर एंड एसी पिगाओ। ओके, लर्नर साहब बोलते हैं, लर्नर साहब हमारे शू कहे छे? हम एक कहे छे कि भाई सिचुएशन ऑफ, इसमें दो क्वेश्चन है। पहला तो हमको क्या बताना है कि इन्फ्लेशन के बारे में बताना है, दूसरा बताना है कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। पहला क्या है? इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन क्या है? सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड ओवर द सप्लाई। मतलब जब मेरी डिमांड बहुत ज्यादा होती है और मेरा सप्लाई क्या होता है? कम होता है, जिसके कारण क्या होता है? इन्फ्लेशन आता है। ऐसा क्यों? अभी मैं बताता हूँ। अभी खाली ये ध्यान रखना कि डिमांड जब ज्यादा होती है और सप्लाई क्या होता है? सप्लाई बहुत कम होता है, तो इन्फ्लेशन आता है। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन इज सेड टू अकर व्हेन द मॉनेटरी इनकम राइजेस फास्टर देन द रियल इनकम। मतलब कि बेटा जी, हमारी जो सैलरी है, हमारी जो बिजनेस इनकम है, वो इतनी तेजी से नहीं बढ़ती जितने तेजी से क्या होता है? चीजों के भाव बढ़ जाते हैं। मतलब मैं पिछले साल कमाता था 50,000 रुपए, इस साल मैंने कमाना शुरू किया 55,000 रुपए। मैं खुश हो गया, वाह, पिछले साल की कंपेरिजन में मैंने 5,000 ज्यादा कमाए, ठीक है, मंथली। लेकिन सामने प्रॉपर्टी के भाव जो थे ना, उस प्रॉपर्टी मिलती थी 50 लाख रुपए की और इस बार बढ़ गई, वो हो गई 60 लाख रुपए की। कितने? 50 लाख से बढ़ गए 60 लाख। मैं बोलूंगा अरे भाई, 50 का सीधा 60 लाख। मेरी सैलरी उतनी तेजी से नहीं बढ़ी जितने तेजी से, तो क्या हो गया यहाँ पे? चीजों के दाम बढ़ गए। तो यही होता है कि मॉनेटरी इनकम राइजेस फास्टर देन योर रियल इनकम। मतलब जो चीजें हैं, जो जो वस्तुएं हैं, उसकी प्राइस इतनी बढ़ जाती है, मॉनेटरी इनकम इतनी फास्ट बढ़ जाती है एज कंपेयर टू द रियल इनकम। The constant and steady increase in the price lead to decrease in the purchasing power। बेटा जी, क्या होता है? आज सपोज ये पेन 50 रुपए की थी, मैंने बोला जिस दिन ये 40 रुपए की होगी उस दिन खरीदूंगा। तो फिर नेक्स्ट ईयर गया, भाई साहब ये पेन कितनी है? बोले 60 रुपए। बोले पिछले साल तो 50 की थी। बोले नहीं, इस बार 60 की हो गई। बोले यार 50 में खरीद लिया होता, कोई नहीं, तो इसका भाव जब 50 आएगा तब खरीदूंगा। नेक्स्ट ईयर जाता है, भाई साहब ये पेन कितने की? बोले 70 रुपए की। बोले पिछली बार तो 60 की थी, आपने इस बार 70 हो गया। बोले क्या करे भाई साहब? बोले 60 में दे दो, मैं 60 में खरीदूंगा। बोले ना जी, वो बोलता 60 होगी तब खरीदूंगा। वो कितने की हो जाती है? 80 की हो जाती है। तो बेटा जी, इसी को बोलते हैं जब क्या होता है? कांस्टेंट एंड स्टडी प्राइस राइज होता है, जिसके कारण क्या होता है? हमारी परचेसिंग पावर कम हो जाती है, हम नहीं खरीद पाते उन चीजों को। उसी को बोला जाता है इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। ओके, फॉलोइंग आर द फैक्टर अफेक्टिंग द, अच्छा, इसके कौन कौन से कारण है? कौन कौन से कारणों से हमारा इन्फ्लेशन आता है? बेटा जी, कौन कौन से कारणों से इन्फ्लेशन आता है? तो इन्फ्लेशन आता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट एंड अदर रीजंस। एक एक करके देखते हैं। बेटा जी, जब हमारी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसके सामने हमारा सप्लाई नहीं बढ़ पाता, तो क्या आता है? इन्फ्लेशन आता है। ऐसा क्यों होता है? सप्लाई इज नॉट प्रोवाइडेड और स्लो रेट प्रोवाइडेड। मतलब क्या होता है? हमको लोगों की डिमांड है 1000 kg की, ठीक है। सपोज कि कोई चीज का प्रोडक्शन है, हम समझ लेते हैं वीट का डिमांड है, सब एज्यूम करते हैं कि हम 1000 केजी वीट चाहते हैं, लेकिन सामने जो प्रोडक्शन हो रहा है वो सिर्फ 500 केजी का हो रहा है। कितने का शॉर्टेज है? 500 केजी का शॉर्टेज है। तो ये सप्लाई करेगा सिर्फ 500, डिमांड हो रही है 1000 केजी की, ये सप्लाई कर रहा है 500। उससे क्या होगा? ये बोलेगा हमको दो, हमको दो, हमको दो, हमको दो, हमको दो। ये बोलेगा भाई मेरे पास तो 500 है। बोले नहीं, मुझे दो, मुझे दो। ये क्या करेगा? अपना प्राइस को राइज कर देगा। तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली डिमांड कम होगी, तो प्राइस राइज हो गया। मतलब क्या होगा? जब प्राइस बढ़ जाता है उसे हम इन्फ्लेशन बोलते हैं।
तो प्राइस राइज, वही तो बोला था कि क्या होता है कि जब चीजों के भाव बढ़ जाते हैं, हमारी मॉनेटरी इनकम राइज हो जाती है फास्टर देन द रियल इनकम, उसी चीज को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे प्राइस राइज होना, उसी चीज को हम इन्फ्लेशन बोलेंगे। इंक्रीज इन द एग्रीगेट डिमांड एज कंपेयर टू द एग्रीगेट सप्लाई, जब डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाए और सप्लाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाता तो उस चीज में प्राइस बढ़ती है, और प्राइस बढ़ती है तो उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। और वही प्रकार के इन्फ्लेशन को कौन सा वो इन्फ्लेशन बोला जाता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कौन सा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। द मेन रीजन फॉर इंक्रीज इन द डिमांड क्या होता है, पहला इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी। बेटा जी ये डिमांड क्यों बढ़ती है, डिमांड इसके लिए बढ़ जाती है क्योंकि क्या होता है, सप्लाई ऑफ मनी। कितनी बार करेंसी गवर्नमेंट जो है बहुत सारी करेंसी सप्लाई कर देती है, सप्लाई करती है, नए डैम लाए, नए प्रोजेक्ट्स लाए, नए कुछ की काम किए, तो यहाँ पे क्या होता है, इंडिविजुअल अर्न मोर मनी, अर्न मोर मनी करेगा तो वो क्या बोलेगा कि भाई आपड़ी जेब में पैसा छे, आखी दुनिया आपड़ी छे, तो वो जाता है और लोगों से डिमांड करता है कि भाई ये भी दे दो, वो भी दे दो, वो भी दे दो। सप्लायर जो होता है, सप्लायर के सामने इतना ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होता जितना ज्यादा क्या होता है, मनी सप्लाई हो जाता है। मनी सप्लाई कम है, इकोनॉमिक डेवलप और डिमांड बहुत ज्यादा हो गई, तो क्या होगा, डेवलपमेंट कम, डिमांड ज्यादा, ये सबको चाहिए होगी गुड्स, लेकिन यहाँ पे सप्लाई बहुत कम है, जिसके कारण सप्लाई क्या करेगा, उसको कम करने के लिए अपनी प्राइस को राइज करेगा, प्राइस को राइज करेगा, जिसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, क्या होता है, गवर्नमेंट है ना, जैसे जब देश के अंदर बहुत सभी जगह क्या हो रहा है, डेवलपमेंट चल रहा होता है, तो गवर्नमेंट डैम बनाती है, रोड बनाती है, ट्रांसपोर्ट बनाती है, नए रेलवेज बनाती है, नए फ्लाइट जेट लाती है, जिसके कारण क्या होता है, लोगों को मिलती है इनकम, लोगों को इनकम मिलेगी, लोग जाएंगे मार्केट में चीजों को खरीदने, चीजों को खरीदेंगे, होगा क्या, सामने सप्लाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ा, जितनी तेजी से इनकम बढ़ी, क्या होगा, प्राइस राइज, प्राइस होगा तो प्राइस राइज होगा तो इन्फ्लेशन होगा। तो ओके, ओवर पॉपुलेशन मतलब क्या होता है, जब क्या होता है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ जाती है, जहां 100 करोड़ की पॉपुलेशन थी, उसके सामने 110 करोड़ की पॉपुलेशन हो गई। अरे लैंड का एरिया नहीं बढ़ा है, लोगों की मशीनें नहीं बढ़ी है, जो रॉ मटेरियल मिलता है एग्रीकल्चर से, वो उसका प्रोडक्शन उतना तेजी से नहीं बढ़ा जितनी तेजी से हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई। होगा क्या कि रॉ मटेरियल की स्कैरसिटी, जो चीजों का प्रोडक्शन हुआ उसकी कमी, जिसके कारण क्या होगा, डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगा, प्राइस राइज होगा। सर प्राइस राइज होगा तो इन्फ्लेशन होगा। वाह मेरे बच्चा, देखो भी आ गया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जब हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है, बहुत महंगी हो जाती है। जब कोई चीज को हम जो प्रोड्यूस करते हैं, आपने देखा होगा कि जब कोई चीज है, सपोज ये पेन है, आप पेन लेने गए, उसने बोला 10 रुपए, नेक्स्ट ईयर लेने गए, उसने बोला सर ये 15 रुपए, आप बोले सर लास्ट टाइम तो 10 रुपए। अरे क्या करें भाई, रॉ मटेरियल के प्राइस इतने बढ़ गए, हम भी क्या करें। तो जब रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ जाती है ना, तो क्या करना पड़ता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के सामने सपोज सेलिंग प्राइस उसकी 10 रुपए, सेलिंग प्राइस कितनी है, वो बेचता 10 रुपए में, और उसकी कॉस्ट कितनी थी, उसकी कॉस्ट थी 8 रुपए की, वो 2 रुपए का प्रॉफिट कमाता था। हुआ क्या, ये 8 रुपए का भाव बढ़ के 12 रुपए हो गया, उसको भी क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट अर्न करने के लिए सेलिंग प्राइस बढ़ानी पड़ेगी, ताकि ये प्रॉफिट अर्न कर सके। इसने क्या अपनी प्राइस को 15 कर दिया, तो 10 से 15 क्या ना, क्यों, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है, तो उसको अपनी कॉस्ट को निकालने के लिए अपनी सेलिंग प्राइस को बढ़ाना पड़ता है। तो बेटा जी क्या होता है, जब कॉस्ट बढ़ती है, जैसे रॉ मटेरियल बढ़ गया, मशीन की प्राइस बढ़ी, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा, वाटर चार्जेस बढ़े, सैलरी ऑफ वर्कर बढ़े, जिसके कारण क्या होता है, प्राइस ऑफ द गुड्स भी बढ़ जाता है। और ये जो प्राइस बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के कारण बढ़ता है, उसको बोलता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन या तो सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। कौन सा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन या तो सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। अदर रीजन कौन सा है, एक होता है टैक्सेशन पॉलिसी, जब गवर्नमेंट अपने टैक्सेशन के अंदर बहुत ज्यादा प्राइस राइज कर देती है, हाई टैक्सेस लगाती है। हाई टैक्सेस से क्या होगा, अगर ज्यादा टैक्स लगाएगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगा हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगा हो जाएगा तो उसको के लिए सेलिंग प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा, तो क्या होगा, लीड टू इन्फ्लेशन। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इम्पोर्ट, जब हम कोई चीज के लिए इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, उससे क्या होगा, इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है बेटा जी, तो बाहर से जब गुड्स मंगाते हैं ना, तो वो वाला, जैसा अभी आपने देखा होगा, पहले पेट्रोल का प्राइस था 80 रुपए, फिर हुआ 90 रुपए, फिर हुआ 95, क्यों, क्योंकि बाहर वाला व्यक्ति पेट्रोल की प्राइस बढ़ाते जाए, जिसके कारण हमारे यहाँ की गवर्नमेंट को भी ना चाह के भी अपनी प्राइस को बढ़ाना पड़ता है। तो बेटा जब हम अपनी प्राइस को बढ़ा देते हैं ना, तो क्या होता है, क्योंकि आपकी क्या बढ़ गई, इंपोर्ट की जो आपके इनपुट यूज होते हैं प्रोडक्शन के अंदर, वो प्रोडक्शन के अंदर आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगी तो आपको अपनी सेलिंग प्राइस बढ़ानी पड़ेगी, मतलब दैट लीड टू इंक्रीज इन प्राइस एंड प्राइस लीड टू इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। मस्त है ना। ओके, नेक्स्ट स्कैरसिटी क्या होता है, ये तो सिंपल मैंने आपको बताया हुआ था कि जब क्या होता है, डिमांड है 100 की, प्रोडक्शन होता है 100 का, लेकिन कोई कारण से उस साल
कि इतना प्रोडक्शन हुआ 50 की, होगा क्या? लोग बोलेंगे भाई हमको तो चाहिए, हमको तो, वो बोले दूं कहां से? जैसे एग्रीकल्चर से बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई, फसल इतनी नहीं होगी। जैसे आम की सीजन के अंदर सपोज कि बहुत ज्यादा क्या हो गई, तूफान आ गया, कच्ची केरियां गिर गई, पक्की नहीं, खराब हो गई, क्या होगा? डिमांड थी सपोज 10,000, 10,000 केजी की, तो और सप्लाई सिर्फ 1,000 का हुआ, होगा क्या? वो जो 1,000 की सप्लाई बहुत कम हुआ है, प्रोड्यूसर भी क्या करेगा? वो भी नुकसान खाएगा। तो नुकसान को निकालने के लिए, बचाने के लिए, बोले 10,000 होते तो मैं कम रेट पे देता, लेकिन अब तो 1,000 का ही प्रोडक्शन हुआ है, तो मैं अपनी केरियों के भाव बढ़ा देता। तो जब स्कैरसिटी होती है तब क्या होता है? चीजों के भाव बढ़ जाते हैं, और चीजों के भाव बढ़ जाते हैं तो आता है इन्फ्लेशन। ओके, तो कंक्लूजन क्या है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है एक्सेस डिमांड, जब क्या होता है? प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ना, और अदर फैक्टर्स के कारण क्या होता है? जैसे कि हमारा टैक्सेशन, हाई इंपोर्ट, स्कैसिटी, उसके कारण चीजों की प्राइस बढ़ती जाती है और उससे हमारा परचेजिंग प्राइस कम होता जाता है। समझ गए? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द कॉजेस ऑफ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द डेथ रेट। बेटा डेथ रेट क्या होता है? पहले तो मैं बता दूं कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब क्या होता है कि बर्थ रेट का बढ़ना और डेथ रेट का कम होना, जिसके कारण क्या आता है? जिसके कारण ही होता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब इसके अंदर जब डेथ रेट का कम होना, तो डेथ रेट का मतलब क्या होता है? तो डेथ रेट का मतलब होता है जब नंबर ऑफ पीपल जितने मरते हैं आउट ऑफ 1000 पीपल में से, उसी को हम डेथ रेट बोलते हैं। अगर उसको फॉर्मूला में बताया तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह का होता है, नंबर ऑफ पीपल हु डाई इन अ गिवन ईयर डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, अब आता है, इसमें पूछा है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रिडक्शन इन डेथ रेट। तो ये फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ रिडक्शन है। बेटा जी यहाँ पे ये जो नंबर है, ये नंबर 1 2 3 4 है। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन, सबसे पहले क्या हुआ? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा, हमारा बेटर हाउसिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन बढ़ा, जिसके कारण क्या हुआ? डेथ रेट कम हो गया। कंट्रोल ओवर एपिडेमिक, हमने यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आती थी, मलेरिया और जो बीमारियां आती थी, उसको हमने क्या किया? उस पर हमने उसकी अब फटाफट क्या निकालते थे? हम उसका इलाज निकालते थे, जिससे क्या होता है? जो डिसीज जो फैलाती थी, जैसे कोरोना वायरस जो फैलाती थी, और उसके फैलने से क्या होता था? उसके फैलने से हजारों की डेथ होती थी, लेकिन हमने क्या निकाला? फटाफट वैक्सीनेशन निकाले, उसकी खोज की, पूरे इंडिया को वैक्सीनेशन दिया, जिससे हमने पूरे इंडिया को मरने से बचा लिया। तो इसके कारण क्या हो? डेथ रेट कम हो गई और हमारा इम्यून सिस्टम भी क्या हो गया? स्ट्रांग हो गया। नेक्स्ट है कंट्रोल ओवर द ड्रॉट्स। क्या होता है कि जब कितनी बार क्या होता है कि पहले के टाइम पे जब वो ग्रीन रिवोल्यूशन इतना नहीं था, तब कहीं पे जब सूखा पड़ता था, तो उसके कारण क्या होता था? सूखा पड़ने के कारण वहां पे स्टारवेशन के कारण लोगों की मृत्यु हो जाती थी। लेकिन हमने ग्रीन रिवोल्यूशन लिखा है, जिसके कारण फूड ग्रेन का बहुत जबरदस्त प्रोडक्शन हुआ, और हम जहां पे स्टारवेशन है, जहां पे वो फूड नहीं हुए, ड्रॉट्स वगैरह है, वहां पे इजिली वहां पे चीजों को पहुंचा देते, ताकि लोगों को खाना मिल सकता है और लोगों को मरने से, स्टारवेशन से बचा लेते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल कैलामिटीज एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेचर। पहले क्या होता था? हमको नेचुरल कैलामिटी का मालूम नहीं पड़ता था कि कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, लेकिन अब हमारे सिस्टम इतने स्ट्रांग हो गए कि हमको मालूम पड़ जाता है कि अर्थक्वेक कब आने वाला, सुनामी है, लैंडस्लाइड है, फ्लड, फेमाइन, इस सबसे पहले ही हमको मालूम पड़ जाता है, जिससे हम क्या करते हैं? लोगों को वहां से निकाल देते हैं और उनको मरने से बचा लेते हैं। यही कारण है कि हमारा डेथ रेट क्या हुआ है? डेथ रेट हमारा कम हुआ है। ठीक है बेटा जी, ये क्योंकि ये पांचवें चैप्टर में हम पहुंच गए, मैं एक चीज बता दूं कि क्योंकि हम यहाँ पे पांचवें चैप्टर में पहुंचे, इसलिए थोड़ा सा मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूँ। जो क्वेश्चन ऑलरेडी 1 2 3 4 में रिपीट हो चुके हैं, क्योंकि मैंने वहां पे बहुत ज्यादा मस्त डिटेल में पढ़ा है। जो क्वेश्चन मेरे को लगेगा ना कि ये अब तक आगे वाले में नहीं है, उसको तो मैं बहुत जबरदस्त पढ़ूंगा। जो मेरे को लगता है कि ये आपको आता है, या तो ऑलरेडी मैंने बहुत डिटेल डिस्कशन किया हुआ है, तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपको वो उसके अंदर बिना मतलब के इसको लंबा नहीं खींचूंगा, क्योंकि मेरे को मालूम है कि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर, तो उसको खाली रिफ्रेश करने के लिए मैं फटाफट उसको गो थ्रू करूंगा। ठीक है जी, ओके। तो आते हैं हमारे आगे वाला क्या बोल रहा है? कंक्लूजन। यह आपको हमेशा कंक्लूजन लिखना ही लिखना है, मैंने बता दिया। कंक्लूजन का मतलब ये नहीं है कि कुछ स्पेसिफिक आपको बस ऊपर वाले से में से ही निकालना। देखो यहाँ पे डेथ रेट की बात हो रही है, तो सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन इंडिया डेथ रेट से क्या हुआ? क्योंकि हमारे यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा, बेटर मेडिकल फैसिलिटी, ये ऊपर वाले पॉइंट्स को ही यहाँ पे बता देना है। विच टुगेदर क्या हुआ? हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी बड़ी है एंड रिड्यूस मोर्टेलिटी रेट्स विच रिजल्ट इनटू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 53, इन हाउ मेनी सेक्शंस कैन द रीजन फॉर हाई बर्थ रेट
इन इंडिया बी डिवाइडेड। ठीक है, ऊपर वाला क्या था, ऊपर वाला था डेथ रेट के बारे में। अब यहाँ पे पूछा हुआ कि बर्थ रेट को आप कैसे डिवाइड करो, तो वही सबसे पहले बर्थ रेट का मतलब क्या होता है, तो बर्थ रेट का मतलब होता है कि जितने बच्चों का जन्म होता है आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000, उसको हम बर्थ रेट बोलते हैं। अगर हम देखें 1951 से लेके इन कंपेयर टू 1951 बर्थ रेट इज डिक्रीज इन 2011। ठीक है, तो वो बर्थ रेट हमारी डिक्रीज हुई। अब कॉजेज ऑफ बर्थ रेट क्या है, क्योंकि हमको मेन क्वेश्चन तो वही पूछा हुआ है कि ब्रीफली एक्सप्लेन द रीजन फॉर इस सेक्शन, मतलब रीजन फॉर हाई बर्थ रेट क्या है, तो दीज आर द रीजंस ऑफ हाई बर्थ रेट। चलो पहले मैंने पेपर नंबर 4 में हमने ऑलरेडी देख चुका है, इसलिए इसको फटाफट देख रहे हैं। इसको हम फटाफट देखते हैं। यहाँ पे कौन सा बर्थ रेट पूछा हुआ है, रीजन ऑफ इस सेक्शन का पूछा हुआ है। तो बेटा जी यहाँ पे यूनिवर्सल मैरिज होती है, जिसके कारण क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति को शादी तो करनी ही पड़ेगी हमारे इंडिया में, नहीं करो तो लोग કેમ શાદી નથી કરતો, કોઈ લફડું તો નથી તારું? शादी नहीं करो બધું ओके છે ना, ला બધું ओके છે। तो यहाँ पे क्या कहता है, छोकरो छोकरो पसंद नहीं होता, नहीं बॉयफ्रेंड या तो गर्लफ्रेंड ऐसी बात करता है। इसलिए क्या होता है, लोगों को शादी करनी ही पड़ती है, यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज होती है। अर्ली मैरिज होने से बर्थ रेट बढ़ती है, तो विडो की री मैरिज करवा दो से भी हमारी बर्थ रेट बढ़ती है। क्योंकि क्या होता है, अर्ली मैरिज के अंदर फर्टिलिटी रेट वुमेन में ज्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है, बच्चे का प्रोडक्शन ज्यादा, बच्चे ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। प्रेफरेंस फॉर अ मेल चाइल्ड, लोग क्या करते हैं, मेल चाइल्ड के प्रेफरेंस को लेके, अगर गर्ल होती है तो फिर क्या करते हैं, बच्चे पे बच्चे प्रोड्यूस करते जाते हैं जब तक मेल चाइल्ड ना मिल जाए, और जिसके कारण क्या होता है, पॉपुलेशन बढ़ती है। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के अंदर क्या होता है, जब हम ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं तो हमारे जो बच्चा है उसकी परवरिश, उसका नाना खाना पीना, उसका एजुकेशन, उसका फ्यूचर प्लानिंग के जो खर्चे, वो सारे सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसके कारण क्या था, हमको वो बच्चे इतना टेंशन नहीं लगते, जिसके कारण हम क्या करते हैं, ज्यादा बच्चे प्रोड्यूस करते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर, लो लेवल ऑफ एजुकेशन, जो लो लेवल ऑफ एजुकेशन है वो उसका महत्व नहीं समझते कि स्मॉल फैमिली इज द बेस्ट फैमिली होती है। उनको क्या लगता है कि हाँ भाई ठीक है हो जाएगा, अरे कैसे हो जाएगा, तेरे को खाली बच्चे प्रोड्यूस नहीं करने, तेरे को बच्चों की देखभाल करनी है, उसको सही एजुकेशन देना, उसको सही डायरेक्शन देना, मार्गदर्शन देना, उसके एजुकेशन के पीछे खर्चा करना है, उसके फ्यूचर प्लानिंग के बारे में भी सोचना है। तो यहाँ पे जब लो लेवल ऑफ एजुकेशन होता है तो वो इतना सब नहीं सोचते, जिससे क्या होता है, बच्चे ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। लो लेवल ऑफ इनकम, जिनकी इनकम कम होती है उनके बच्चे, जब वो ऐसा सोचते हैं कि बच्चे मोर द मेरियर, जितने ज्यादा होंगे उतना हमको ज्यादा सपोर्ट करेंगे, उतनी हमारी इनकम ज्यादा बढ़ेगी। उस सिचुएशन में क्या करते हैं कि वो ज्यादा बच्चे प्रोड्यूस करते हैं। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के कारण मतलब क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी मतलब जो 0 से 1 साल के अंदर जो बच्चे मर जाते हैं उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी, विद इन 1 ईयर उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलता है। उसमें भी क्या होता है बेटा जी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा होने से उनको लगता है कि यार ये बच्चा तो होगा है, लेकिन अगर ये मर गया तो फिर मतलब ये भगवान को प्यारा हो गया तो हम क्या करेंगे, इसलिए बोले कि एक नहीं करेंगे, हम 3 बच्चे पैदा करेंगे, 3 नहीं हम 5 बच्चे पैदा करेंगे, उसमें से सपोज 2 या 3 टपक भी जाए तो भी कोई नहीं, हमारे पास 2 तो रह जाएंगे ना। ये सोच के वो क्या करते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा होने से ज्यादा बच्चे प्रोड्यूस करते हैं। अदर फैक्टर्स जैसे होता है हाई फर्टिलिटी रेट, जो वुमन होती है विद इन द एज ऑफ 15 to 49, वो ये फर्टिलिटी यहाँ पे इस एज ग्रुप के अंदर फर्टिलिटी रेट ज्यादा होता है 15 to 49। और जो हमारी वुमन है अनमेरिड वुमन, इस एज में अन वुमन जो होती है उसकी जो संख्या बहुत कम होती है, और सभी क्या होती है, मोस्ट ऑफ सभी शादीशुदा होती है। अरे बेटा 15 से 49 की एज में औरत शादीशुदा नहीं होगी तो क्या अपने बुढ़ापे में जाके शादी करेगी, कैसी बात करते हैं। तो इसने ये बोला कि भाई हाई फर्टिलिटी रेट होती है 15 से 49 जो एज है उसमें, अनमैरिड ज्यादा है, मैरिड ज्यादा है, और अनमैरिड कम है और मैरिड ज्यादा है, इसलिए बच्चे ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। लेक ऑफ फैमिली प्लानिंग इन्फॉर्मेशन, लोगों को फैमिली प्लानिंग इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, बच्चे कैसे फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए, कैसे प्लान करके बच्चे प्रोड्यूस करने चाहिए, उन सब की इन्फॉर्मेशन नहीं होती, जिसके कारण क्या होता है, हाँ हमारे यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है। ओके चलो, तो वो इजी था, मैं ऑलरेडी बहुत आपको बात बता चुका, इसलिए मैंने आपको पूरा रिवीजन करवा दिया। नेक्स्ट, डिस्कस द इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, कौन से रिलेटेड, रीजन फॉर द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर। बेटा एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी क्यों लो होती है, पहला तो हमको ये समझना कि एग्रीकल्चर की जो इनकम होती है ना, वो कैसे इज मेजर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी पर हेक्टर, की 1 हेक्टर वाइज कितना हम प्रोडक्टिविटी हो रही है, इनकम पर हेक्टर कितना हो रहा है। इंडिया इज एग्रीकल्चर, हमारा जो इंडिया है वो एग्रीकल्चर नेशन है, हाँ जी, एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड
and has a many agriculture related problems. One of the major problem of low productivity है, तो एक फैक्टर क्या है उसमें, लो प्रोडक्टिविटी। अब उसके अंदर कौन कौन से रीजंस है वो ये है, एक ये तो आपको क्या करना है, इस तरह से रीजंस बता देना है। अब यहाँ पे लिख देने का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, क्या लिख देने का, डिटेल एक्सप्लेनेशन आर एस अंडर, फिर उस पर डबल लाइन करके आपको एक एक को यहाँ पे इस तरह से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ठीक है जी। तो सबसे पहला आ रहा है लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम। लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे तीन सिस्टम होते हैं, जमींदारी सिस्टम, माहलवारी सिस्टम, रोतवारी सिस्टम। क्या, जमींदारी, माहलवारी एंड रोतवारी। ये सिस्टम के अंतर्गत क्या होता था, यहाँ पे इस सिस्टम के अंतर्गत जो फार्मर, जो हमारे टीलर्स थे, जितना गुड्स प्रोड्यूस करते थे उसमें मैक्सिमम हिस्सा ये इस सिस्टम के अंतर्गत वो अपने पास ले लेते थे। कौन, जमींदार। जिसके कारण क्या होता था, जमींदार पुअर रह जाता था और जमीन जो टीलर्स है वो पुअर हो जाता था और जमींदार रीच होते जाता था। रिच के पास, सॉरी, जो हमारा जमींदार है वो रिच होता जाता था, उसी के पास मेजर जितना भी प्रोडक्शन है ना, वो मेजर सब उसी के पास सब चले जाता था। वो क्या करता था उसका, वो उस चीज का क्या करता था, अपने अय्याशी में पैसे उड़ाता था, नए सूट, नए बूट, नया महल, नई कार, वैसे खर्चा करता था। वो कभी भी लैंड डेवलपमेंट में खर्चा नहीं करता था। और जो टीलर है, वो टीलर के पास पैसे ही नहीं बचते थे कि लैंड डेवलपमेंट में खर्चा कर, जिसके कारण क्या होता था, हमारा क्रॉप का प्रोडक्शन हमेशा लेस रहता था, ठीक है। ओके, तो वो यही चीज मैंने आपको समझा दी। नेक्स्ट होता है एग्रीकल्चर फाइनेंस। बेटा जी, जो एग्रीकल्चर होता है ना, अगर आज आप बीज बोगे ना, तो कल उठ के आपका वो प्रोडक्शन नहीं हो जाएगा। मतलब जब हम खेती करते हैं बहुत मेहनत लगती है और उसको प्रोडक्शन होने में 2 से 3 महीने, डिपेंड ऑन द आप कौन सी फसल बो रहे हो, तो करीबन कितनों में, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीना लग जाता है। अब क्या होता है कि 4 महीने तक, 4 महीने के बाद जब फसल उगेगी, वो कटेगी, फिर मार्केट में जाएगी, वो बिकेगी, पैसा आएगा। बेटा पैसा आएगा 4 महीने बाद, लेकिन हमको पैसे की कब जरूरत है, अभी जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमको प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन करना है, पैसा कहाँ से आएगा। तो ये एग्रीकल्चर फाइनेंस की प्रॉब्लम होती थी। और क्योंकि पहले के टाइम पे इतना बैंक वगैरह डेवलप नहीं थी, इसलिए वो जो लोग थे फार्मर, उनको किसके पास जाना पड़ता था, उनको जाना पड़ता था मनी लेंडर। मनी लेंडर क्या करते थे, हाई रेट चार्ज करते थे, और हाई रेट चार्ज किया तो किया, अकाउंट के अंदर मैनिपुलेशन भी करते थे। बेचारा वो पेमेंट करता था, वो अकाउंट के अंदर लिखते ही नहीं थे, या तो बहुत कम अमाउंट से लिखते थे। क्यों? क्योंकि फार्मर तो पढ़े लिखे होते नहीं थे, जिसके कारण क्या होता था, फार्मर की पूरी लाइफ चली जाती थी अपने उसको लोन को चुकाने के अंदर, और जिसके कारण क्या हुआ, फार्मर गरीब ही रह जाता था, उसकी आने वाली जो पुश्तें होती वो भी गरीब हो जाती थी। और कितनी बार तो क्या करता था मनी लेंडर, जो जमींदार है, मनी लेंडर है, वो है ना, ये बोल के कि भाई आपने पेमेंट नहीं चुका है, इसलिए आपकी जमीन हम अपने हाथ में ले रहे हैं, उसकी जमीन छीन लेता था। इसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन आया था, रूरल डेवलपमेंट, ये नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट को वो करने के लिए कौन आया था, नेशनल बैंक। क्या, एग्रीकल्चर रूरल को डेवलपमेंट करने के लिए कौन आया था, नेशनल बैंक। इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग, यहाँ पे बेटा जी हमने गुड्स को प्रोड्यूस तो कर दिया, गुड्स को प्रोड्यूस करके बेचे कहाँ पे, हमें मालूम ही नहीं, गुड मार्केट में रेट क्या चल रहा है वो मालूम नहीं है। और जो हमारा जो जमींदार है ना, हम जैसे रिमोट एरिया में रहते हैं, कौन सी मंडी, कहाँ मंडी हम नहीं जानते, हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं है, रेलवे नहीं है, हम ले जाए तो ले जाए कैसे, इतनी सारी प्रॉब्लम आती थी। ये सारी प्रॉब्लम मार्केटिंग में कवर होती है। तो हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हम रिमोट एरिया में है, हम एजुकेटेड नहीं है, रोड नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, जिसके कारण क्या होता था, हमको मालूम नहीं पड़ता था कि मार्केट कहाँ पे कैसे बेचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था, और दूसरा हमारा जो ट्रेडर है, जो होल्डर है, वो क्या करते थे, ट्रेडर हमारे पास आते थे, अच्छा भाई प्रोडक्शन हो गया आपका, बोले हाँ हो गया भाई साहब जी, ये पड़ा गेहूं, 1 क्विंटल गेहूं है, बेचने का है, क्या भाव है, बोले भाव तो पता नहीं, आप बोलो कितना दोगे, बोले 10 रुपया दूंगा पर केजी। बोले 10 रुपया केजी यार बहुत कम नहीं है। बोले भाई आपका मान रख के मैंने 10 बोला है, बाकी तो मार्केट में जाओ तो 2 रुपए में नहीं मिल रहा है गेहूं का। बोले कहाँ करो तो, बोले हाँ दूसरा भी ये भी सुना है, बारिश आने वाली, पूरा खराब हो जाएगा। बोलो 10 में देना तो ठीक है, वरना मैं तो चला। तो यहाँ पे क्या होता था, जो ट्रेडर होते थे, जो होल्डर होते थे, उनसे बड़ी क्वांटिटी एकदम सस्ते रेट पर खरीद लेते थे और मार्केट में जाके उसी को महंगे रेट पे बेचते थे। तो यहाँ पे वहां पे उससे क्या होता था, जो फार्मर हु हैज टेकन अ डेब्ट, वो क्या करते थे। और दूसरा ये जो मनी लेंडर है, लोकल और ब्रोकर है, ब्रोकर जाता था उसको बोलता था भाई साहब, ब्रोकर या तो जो मनी लेंडर कौन, जिसने फार्मर को दिए हैं पैसे, वो बोलता था भाई साहब आपको पैसे दिए उसको कब चुकाओगे। बोले भाई ये गुड्स बिक जाए बस। बोले नहीं मेरे को अभी क्या बिक, बोले अभी क्या, अभी कैसे दूंगा, माल तो बिकने दो, पैसा आएगा दे दूंगा मैं आपको, भाग के जा रहा हूँ क्या। बोले नहीं अभी की, आज की डेट बोली थी, आज की आज ही चाहिए मेरे को। बोले आपकी आज की डेट भले बोली थी, लेकिन मेरी फसल हुई नहीं तो मैं अभी क्या करूँ। बोले एक काम का फसल दे दे।
बोले कितने में लोगे? बोले 5,000 का 5,000 का डेप्ट है, 5,000 में ले लूंगा। बोले इतना सारा माल 5,000 में? बोले या तो फसल दे या तो पैसे दे। वो मरता है, सो क्या ना करता, बोले ले जा भाई, क्या करूं मैं। तो इस तरह से मनी लेंडर क्या करते थे, फार्मर का बहुत ज्यादा ही वो उसको एक्सप्लॉइटेशन करते थे, जिसके कारण फार्मर हमेशा गरीब का गरीब रह जाता था। ठीक है, नेक्स्ट रूरल सेक्टर, रूरल सोशल स्ट्रक्चर। हमारा जो रूरल जो गांव है उसका सोशल स्ट्रक्चर कैसा था? वहां के लोगों की जो सोच थी बहुत छोटी हो जाती है। उनको लगता है भाई हमारा जो जीवन है वो गरीबी में ही, हम गरीबी में जन्मे हैं, गरीबी में पैदा हुए हैं और गरीबी में ही मरेंगे। इसलिए वो कभी भी एग्रीकल्चर को कमर्शियल एक्टिविटी नहीं देखते थे। वो एग्रीकल्चर को यही सोचते थे भाई हमारा खाना पीना निकल जाए, हमारा वो जो खाना पीना निकल जाए, हमारा सब्सटेंस निकल जाए, बस यही चलेगा, तो यही भी हमारे लिए बहुत है। तो ये जो हमारे जो एग्रीकल्चरिस्ट है वो क्या करते थे, वो ये ओल्ड ट्रेडिशन स्ट्रक्चर के साथ बंधे हुए होते थे। वो उतना ही कल्टीवेट करते थे जितना उनका सब्सटेंस हो सके, जिसके कारण क्या होता था, वो कभी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर या तो उनकी इनकम को बढ़ाने में ट्राई नहीं किया करते थे। ठीक है, तो ये कौन सा फैक्टर आ गया? ये था हमारा बेटा जी इंस्टीट्यूशनल फैक्टर। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर के अंदर कौन सा देखा? लैंड रेवेन्यू, एग्रीकल्चर फाइनेंस, मार्केटिंग रिलेटेड एंड एग्रीकल्चर सोशल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजिकल मतलब इजी है, टेक्निक ये उसके ऊपर है, टेक्नोलॉजी के ऊपर। मतलब कि ओल्ड टेक्नोलॉजी हम यूज करें तो फिर कहां से प्रोडक्शन होगा? वही आप हल से बैल से उसके खेत जोतोगे तो क्या प्रोडक्शन ज्यादा होगा? नहीं। आप प्लफ यूज कर रहे हो, ब्लॉक यूज कर रहे हो, ओल्ड सीड्स यूज करें इंस्टेड ऑफ हाइब्रिड, तो क्या होगा? प्रोडक्शन कम ही होएगा ना। फिर आप काऊ का डंग यूज करें इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर मूव अहेड वेरी स्लोली, जिसके कारण क्या हुआ, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ा नहीं। नेक्स्ट आता है अदर फैक्टर। अदर फैक्टर में आता है पॉपुलेशन का प्रेशर। पॉपुलेशन का प्रेशर इतना बढ़ता गया कि जैसे यहाँ पर शुरू में हमारे 72% पीपल ऐसे थे जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट, वो कम होके क्योंकि वो अदर्स एरिया का ग्रोथ हुआ, तो वहां से कुछ लोग वहां से निकल के कहाँ पे चले गए? शहर में चले गए, ये सोच के कि हमको अच्छी जॉब मिलेगी। लेकिन स्टिल अभी भी हमारे यहाँ पे कितना है, यहाँ पे अगर इसको 49 को अगर आप 50 लोग हैं तो क्या कितना आएगा? 50 है तो 22%, 21% आएगा। हाँ, तो 23%, तो 23% हमारे लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए, लेकिन अभी भी 49% हमारे किस पे डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर के ऊपर। बेटा जी दिस इज ऑल्सो कंसिडर एज अ हाई नंबर जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट। अब प्रोडक्शन ज्यादा होता नहीं है और डिपेंडेंसी ज्यादा, जिसके कारण क्या होगा? गरीबी आएगी। लेक ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। लेक ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग मतलब जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान किया था उसके अंदर सोचा था कि ठीक है ना यार, कर लेंगे, एग्रीकल्चर को इतना कोई बढ़ावा देने की जरूरत नहीं। बाद में मालूम पड़ा कि नहीं, हमको इकोनॉमिक प्लानिंग में भी इसको कंसिडर करना चाहिए था। लेटर प्लान फोकस, हमने आपको बताया कि यहाँ पर हमको इसको फोकस किया क्या किसके अंदर? डेवलपमेंट के अंदर। ड्यू टू इनएडिक्वेट अटेंशन एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर ग्रोथ रिमेन स्लो एंड इरेगुलर रिजल्टिंग इन लो प्रोडक्टिविटी। तो बस यही है लो प्रोडक्टिविटी के बारे में कंक्लूजन की क्या लिखा हुआ है। दस लो प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? इज द रिजल्ट ऑफ अनफेवरेबल इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स ऑब्टेनिंग टेक्नोलॉजी, एक्सेसिव प्रोडक्शन pressure and lack of balanced economic development. These factor together restrict क्या करते हैं? इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट। बेटा जी जो भी आपको ऊपर से लगता है, मैंने आपको ये हिंदी आपको अच्छा लगे ये वाला लिखना, वरना आपके हिसाब से वहां पे बता सकते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 5 पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन। बेटा जी अर्बनाइजेशन, पहले तो मीनिंग ऑफ अर्बनाइजेशन क्या होता है? जब हमारे रूरल के लोग कहाँ शिफ्ट होते हैं? अर्बन के अंदर चले जाते हैं, तो उसी को बोला जाता है अर्बनाइजेशन। यहाँ पे क्या होता है? ड्यू टू लिबरलाइज इंडस्ट्रियल स्कीम, मतलब जब क्या करते हैं गवर्नमेंट लिबरलाइज इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाते हैं, मतलब एकदम आसान पॉलिसी, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके कारण उस एरिया के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्री आती है। अब इंडस्ट्री आएगी तो इंडस्ट्री अकेले तो काम नहीं करेगी, इंडस्ट्री क्या करेगी? 200 लोगों को हायर करेगी। जब हायर कर रही होगी तो सब लोग बोलेंगे, जो भी कोई लगा है वहां पे, कि आ जाओ यहाँ पे, आप भी यहाँ पे बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी है, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अच्छे सैलरी पे मिल रही है। तो जिसके कारण क्या होता है, लोग उस एरिया में चले जाते हैं जॉब की खोज में। तो क्या होता है, लिबरलाइज इंडस्ट्रियल पॉलिसी होने के कारण भी जिस एरिया के अंदर इंडस्ट्रियल पॉलिसी दी गई है उस एरिया के अंदर क्या होता है, पब्लिक पहुंच जाती है, रिजल्ट इनटू फास्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन उसके कारण हमारा क्या होता है, पॉपुलेशन भी बढ़ता जाता है, अर्बनाइजेशन भी बढ़ता जाता है। ड्यू टू अर्बनाइजेशन पॉपुलेशन इन वन एरिया इंक्रीज होता है, गेट कॉन्सेंट्रेटेड विच कन्वर्ट इनटू सिटी और टाउन। तो वो क्या होता है, वो या तो सिटी बन जाता है या तो टाउन बन जाता है। ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है कि बाय द एंड ऑफ 2020-50 हमारा 50% पॉपुलेशन किसके ऊपर डिपेंडेंट होगी? वो डिपेंडेंट होगी
हमारे अदर देन एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, मतलब अर्बन एरिया के ऊपर डिपेंडेंट होगी। ठीक है, अब ये अर्बनाइजेशन के 3 टाइप है। मतलब अर्बनाइजेशन वो कैसे रहा है, पहला हो रहा है वो तो हमने देखा था कि नेचुरल पॉपुलेशन का राइज होना, मतलब डेथ रेट का कम होना, डेथ रेट का कम होना, बर्थ रेट का बढ़ना, जिससे क्या होगा, बर्थ रेट का बढ़ना, जिससे क्या होगा, ओवरऑल पॉपुलेशन क्या होगी, ओवरऑल पॉपुलेशन हमारी हमारी इंक्रीज होगी। तो उसी को बोलते हैं नेचुरल। नेचुरल कॉज के कारण क्या होता है, बहुत हमारा बर्थ रेट बढ़ता है। नेक्स्ट होता है ये जो डेफिनेशन ऑफ विलेज, जो आजू बाजू जो, हाँ ये सपोज ये हमारी सिटी है, इस सिटी के आजू बाजू जो जो गांव है उसको हम किस में रख लेते हैं, उसको हम शामिल कर देते हैं कि आज से हम हमारी ही सिटी का पार्ट हो। तो वो क्या होता है, जिसके कारण हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है। नेक्स्ट है लोग माइग्रेट होते हैं रूरल से अर्बन एरिया के अंदर। कहाँ से माइग्रेट होते हैं, रूरल टू अर्बन एरिया, विच इंक्रीज द अर्बन पॉपुलेशन, जिसके कारण अर्बन पॉपुलेशन बढ़ जाती है। ओके जी, तो ये तो हमने क्या देखा बेटा जी, ये तो सिर्फ हमने देखा है, जो पूछा नहीं है, हमने सिर्फ बताया कि भाई आप, हम इफेक्ट देने से पहले ये बताना चाहते हैं कि अर्बनाइजेशन होता है क्या। अब इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, तो पॉजिटिव इफेक्ट में ये होता है, तो यहाँ पहले यहाँ पे लिख दो पॉजिटिव इफेक्ट, ये ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट, उसका एक्सप्लेनेशन ये रहा। पहला होता है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। जब कोई जगह पे बहुत ज्यादा पब्लिक पहुंचती है तो लोग, गवर्नमेंट है ना, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे डेवलपमेंट करती है, एजुकेशन वगैरह देती है, एजुकेशन देती है, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, तो वहाँ उस एरिया का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, उन लोगों का परचेसिंग पावर बढ़ता है, इंडस्ट्री खुलती है, सेल्फ सस्टेनेबल साइकिल ऑफ डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट होता है। नेक्स्ट होता है रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। जब कोई एक एरिया का डेवलपमेंट होता है, जब कोई एक एरिया का डेवलपमेंट होता है तो क्या होता है, वहाँ के लोग कमाना चालू करते हैं, तो उनकी जो पुअर्टी है वो दूर होती है, उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती है, जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है अर्बन एरिया के अंदर, जिसके कारण जो माइग्रेशन जो किए थे, जिस जो लक्ष्य के साथ कि भाई हम अपनी गरीबी को दूर करेंगे, उनकी गरीबी दूर होती है, वो पैसा कमाना चालू करते हैं, जिसके कारण उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। कल्चरल डेवलपमेंट, बेटा जी जो रूरल होता है वहाँ पे कोई ज्यादा कल्चरल डेवलपमेंट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जब वो सिटी में आते हैं तो क्या उनको लगता है, उनको ऐसा फील होता है कि सिटी ऑफर एडवांस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, लाइब्रेरी, कल्चर प्रोग्राम, मॉडर्न एमिनिटीज एंड विच कंट्रीब्यूट ऑल राउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसके कारण ये सारी फैसिलिटीज से एक बंदा एक अच्छा डेवलपमेंट करता है, और एंड कल्चर उसका क्या होता है, उसका कल्चर डेवलपमेंट होता है। अल्ट्रा मॉडर्न हेल्थ फैसिलिटी, जो गांव में नहीं होती कि भाई कि हाँ कोई जो भयंकर बीमारी है, कैंसर है, या तो कोई दूसरी ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं होता, लेकिन वही वही चीज का इलाज वहाँ को कहाँ मिल जाता है, शहर में मिल जाता है, सिटीज में मिल जाता है। तो यहाँ पे सिटीज के अंदर क्या होता है, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स होते हैं, यहाँ पे सर्विसेज होती है, पब्लिक हेल्थ केयर, प्रोडक्टिविटी एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी यहाँ पे ज्यादा होती है, जिसके कारण क्या होता है, लोग यहाँ पे अर्बन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सोशल इफेक्ट मतलब क्या है, यहाँ के जो लोग हैं क्योंकि वो एजुकेटेड होते हैं, वो क्या कर पाते हैं, जिसके वो एजुकेटेड होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, देन वो एनकरेज करता है उनको मॉडर्न आउटलुक, प्रोग्रेसिव थिंकिंग, उनका सोच ऑर्थोडॉक्स नहीं रहती, माइंड खुल जाता है, और नाउ दे आर वेरी ओपन माइंडेड, उनकी लाइफस्टाइल चेंज होती है अमॉन्ग द अर्बन रेसिडेंट्स। हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है, जब वो यहाँ पे आते हैं, अर्न करते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं, पैसे कमाते हैं, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या होता है, बढ़ जाता है। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो एज कम्पेयर टू द रूरल, उनका काफी ज्यादा स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। ये इसके फायदे होते हैं। तो हम रूरल से अर्बन में क्यों आए, क्योंकि हमको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, हमारे पुअर्टी दूर हो रही है, कल्चरल डेवलपमेंट हो रहा है, हेल्थ सर्विसेज मिल रहे हैं, सोशल इफेक्ट, मॉडर्न थिंकिंग बढ़ रही है, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, तो हमको क्यों नहीं आना चाहिए। तो बेटा जी ये है इसका कंक्लूजन कि इसके बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना, पुअर्टी का कम होना, मॉडर्न थिंकिंग बढ़ना एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का बढ़ना। तो ये एक अच्छी चीज है अर्बनाइजेशन की। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ। बेटा जी हेल्थ क्यों जरूरी है, आप ये देख रहे हो, ये जो बंदा है जो बीमार है, और ये जो बंदा है ये एकदम तरोताजा, तरोताजा है, मतलब इसको कोई बीमारी नहीं है। अब अगर सपोज ये दोनों अगर पढ़ने बैठेंगे या तो जॉब पे जाएंगे, तो कौन ज्यादा परफॉर्म करेगा, तो ये वाला व्यक्ति ज्यादा परफॉर्म करेगा, क्योंकि इसके माथे में दर्द है, नाक में दर्द है, कान में दर्द है, और पता नहीं कौन कौन से हिस्से में दर्द है। तो ये वाला भाई सब ढंग से काम नहीं कर पाएगा, जबकि ये वाला व्यक्ति क्या करेगा, ये मजे से अपना काम करेगा, काम को भी मजे, काम को भी मजे लेगा, और खुद की हेल्थ अच्छी है तो आजू बाजू लोगों के साथ भी घुलने घुले मिलेगा, सबसे अच्छे से बात कर पाएगा। मतलब कि क्या, कि जब हम ना एब्सेंस ऑफ ये जो है ना हेल्थ, हेल्थ का मतलब सिर्फ और सिर्फ आप बाहर शरीर में बुखार
या तो दर्द पेन, उससे आप एब्सेंस हो, उसी को हम खाली हेल्थ में नहीं करेंगे। हम जब हेल्थ किसको बोलते हैं, हम हेल्थ बोलते हैं हम जब फिजिकली फिट हो, हम जब मेंटल फिट हो, हम जब सोशली वेलबींग अच्छे हो, उसको बोला जाता है गुड हेल्थ। वापस से कहाँ खो गया तू? हेल्थ किसको बोलते हैं? हेल्थ जब आप क्या हो, खाली शरीर से नहीं, आप फिजिकली फिट हो, मेंटल फिट हो, सोशली वेलबींग, सो उसको बोलते हैं गुड हेल्थ। ठीक है। लेबर प्रोडक्टिविटी लार्जली डिपेंड ऑन द गुड हेल्थ। अगर आपकी प्रोडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? गुड हेल्थ के ऊपर। सो साउंड माइंड एग्जिस्ट इन अ साउंड बॉडी। अच्छा माइंड कब होगा? जब हमारी अच्छी बॉडी होगी। ठीक है। तो यहाँ पे एजुकेशन एक नर्चर द माइंड। ठीक है, एजुकेशन से हमारा माइंड अच्छा होता है, लेकिन हेल्थ अच्छी होगी तो वो हमारी बॉडी अच्छी रहती है। नेशनल इनकम इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द हेल्थ। अगर हमारे क्या होगा, अगर पुअर हेल्थ होगी तो हम ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वहीं पे अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगा, नेशनल रिसोर्सेज का हम अच्छे से यूज कर पाएंगे और हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो पाएगा? बेटर हो पाएगा। वापस से गुड हेल्थ के क्या फायदे होंगे? हमारे एक तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, दूसरा क्या होगा, हमारा यहाँ पे चीजों का वेस्टेज कम होगा, नेचुरल रिसोर्सेज का बेहतरीन तरीके से हम यूज कर पाएंगे, और लास्ट है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, क्योंकि हमने इकोनॉमिक ग्रोथ किया तो हमारी इनकम बढ़ी, और इकोनॉमिक इनकम बढ़ेगी तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा। टू एस्पेक्ट नेसेसरी फॉर द गुड हेल्थ है, एक है आपको बैलेंस डाइट लेना चाहिए और दूसरा है आपको मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए टाइम टू टाइम। अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बात की जाए ना इंडिया की, तो इंडिया की 1951 में सिर्फ और सिर्फ थी 32 साल ही हम जी पाते थे, लेकिन 2011 आते आते हमारी वो साल बढ़ गए 63 ईयर, और अभी तो हमारी जो नॉर्मल एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो है 68 ईयर। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो कितना था 146 था, वो अब घट के 44 हो चुका है, और ये तो इवन अभी 2012 से भी और भी ज्यादा इसमें कमी आ गई है। तो ये क्या बता रही है? ये बता रहा है कि हम कैसे डेवलप हो रहे हैं, क्या था और अभी क्या हमने इम्प्रूवमेंट किया हुआ है। ठीक है। हेल्थ सिचुएशन इंडिया, अब वही आ रहा है, 70% ऑफ द इंडिया कहाँ पे रहती है? रूरल के अंदर, बट सिर्फ और सिर्फ 1/5 हॉस्पिटल कहाँ पे है? वहाँ पे बेटा जी 70% वहाँ पे, 1/5 का मतलब 20% हॉस्पिटल गाँव के अंदर, और जबकि लोग कितने रहते हैं? 70%। ये बात गलत है, बहुत गलत है। तो यहाँ पे क्या होता है, रूरल को लोगों को मेडिकल सर्विसेज नहीं मिलती, यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ स्पेशलिस्ट की कमी रहती है, जैसे पीडियाट्रिशियन, गायनोलॉजिस्ट, ये जो एनेस्थेसिया जो देते हैं वो, फिर हमारे ऑर्थोपेडिक वगैरह, तो ये सब क्या होता है, ये जो स्पेशलिस्ट है वो हमको रूरल में नहीं मिलते हैं। दूसरा, माल न्यूट्रिशन होती है, एनीमिया होती है, वह वाइड स्प्रेड फैला हुआ है, 50% ऑफ द वुमन में वही देखने को मिलता है, यही डिफिशियंसी देखने को मिलती है। पुअर मैटरनल हेल्थ, अगर क्या होगा, अगर जो माँ है अगर वो उसकी हेल्थ सही नहीं है जब वो बच्चे को जन्म देने वाली है, तो उसकी डायरेक्ट इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ती है, उसकी डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ती है उसके चाइल्ड के ऊपर। ठीक है। इंडिया का जो स्पेंडिंग है ना, हम हेल्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर भी हमारा कितना स्पेंडिंग? ओनली 4.4% ऑफ द जीडीपी, विच इज वेरी लो एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्री। ठीक है। गवर्नमेंट इंक्रीजिंग हेल्थ, गवर्नमेंट को मालूम है, इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, हेल्थ के ऊपर पूरा 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 ध्यान दे रही है और इसके ऊपर खर्चा किया जा रहा है, लेकिन फिर भी कमी तो है। एक्सपांशन ऑफ हेल्थ सर्विस स्पेशली इन रूरल एरिया इज एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पे एक्सपेंशन इन द हेल्थ सर्विस एक्सपांड होगी कहाँ पे? रूरल एरिया के अंदर। फिर भी हमको क्या लिखा है? स्टिल वो क्या है? कमी है। ठीक है। ओके। तो अगर मैं कंक्लूजन की बात बताऊं, हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर वर्कर इफिशिएंट होगा तो नेशनल इनकम, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो नेशनल इनकम बढ़ेगी। हेल्थ में क्या चाहिए हमको? बेटर फूड, मेडिकल फैसिलिटी, लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो हमारी क्या बताती है? वो बताती है गुड हेल्थ को। खाली हेल्थ मतलब सिर्फ माइंड से ही, तीन चीज कौन कौन सा होता है? हम फिजिकली फिट हो, मेंटली पीस हो और सोशली वेलबींग हो। ठीक है। हाउएवर पुअर हेल्थ क्या होती है इन द रूरल एरिया, पुअर हेल्थ सर्विस इन द रूरल एरिया एंड लो गवर्नमेंट स्पेंडिंग, क्या बता रहा है कि गवर्नमेंट हमारी नहीं है, टेक केयर नहीं करती फॉर द बैलेंस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है बेटा जी। तो यहाँ पे बेटा जी हमने हमारा पेपर नंबर 5 कंप्लीट कर दिया। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, मैंने बड़ा ही डिटेल के अंदर, और जहाँ पे मेरे को लगा कि ये ऑलरेडी मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया है, तो फिर भी मैंने क्या किया, उसको फटाफट आपका क्या कर दिया, ब्रशअप कर दिया, फटाफट समझा दिया, ताकि आपको सारे कंसेप्ट वापस से याद आ जाए। ठीक है।
आई होप आपको मजा आया होगा। आपको वीडियो में मजा आ रहा है तो प्लीज वीडियो में लिखा कीजिए कि सर बहुत मजा आ रहा है। इसको देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आपके कमेंट्स आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बेटा चलो मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ओके बेटा।